स्वागतम बच्चों। आज हम व्याकरण के और एक नया विषय शुरू करते हैं। विषय का नाम है विराम चिन्ह का परिभाषा क्या है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम या फिर रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ है ठहराव या फिर विश्राम। विश्राम अर्थात रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम का प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क भी कहते हैं। विराम का अर्थ है ठहरना, जहाँ पर हमें वाक्य में रुकना पड़ता है, जैसे भाषा को स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए विशेष प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे उदाहरण है, मोहन पढ़ रहा है। यहाँ पर ये एक सामान्य सूचना देने वाली वाक्य है, तो यहाँ पर हम लोग जो उड़िया में पूर्णच्छेद कहते हैं, पूर्ण विराम दिए हैं। ताजमहल किसने बनवाया? यह वाक्य एक प्रश्न को सूचित करता है। यह प्रश्न सूचक वाक्य है, इसलिए इसमें प्रश्न सूचक विराम चिन्ह लगा। श्याम आया है, यह वाक्य में कुछ आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में क्यों किया जाता है? यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि इसको ज़्यादा अच्छे तरह से समझने के लिए मैं एक वाक्य को भिन्न भिन्न विराम चिन्ह के माध्यम से आपको बताती हूँ। जैसे कि पहला वाक्य है, रोको मत जाने दो। दूसरा वाक्य है, रोको मत जाने दो। पहला रोको मत जाने दो, यह एक सामान्य सूचना देने वाली वाक्य है। दूसरे वाक्य में जब रोको मत जाने दो, यहाँ पर न जाने देने की बात हो रही है, मत जाने देने की लिए बात कहा जा रहा है। फिर तीसरा उसी वाक्य में रोको मत जाने दो, यहाँ पर यह वाक्य में जैसे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है उसे मत रोको, जाने दो। यहाँ पर जाने देने की बात कही जा रही है। तो इससे क्या होता है, एक ही वाक्य में हम जब विराम चिन्ह भिन्न भिन्न तरह के लगाते हैं तो उस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तब आते हैं विराम चिन्ह के भेद कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। विराम चिन्ह को एक एक करके उसके बारे में आलोचना करते हैं। पहला ये जो चिन्ह है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, तो इसका हिंदी में उच्चारण किया जाता है अल्प विराम। किसी भी वाक्य को लिखते समय जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम किसी से बातचीत करते हैं या कुछ लिखते हैं, लिखते समय बहुत सी चीज़ें को एक साथ लिखते हैं, तो इसके बीच बीच में अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे वाक्य अच्छे से सही समझ आए। नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़कर आप विराम उदाहरण, जैसे कि मोहन जरा बाजार चले जाना, सोहन जरा मेरे पास आना, राम लक्ष्मण और सीता वनवास गए थे। तो ये सब है किसका उदाहरण? अल्प विराम का उदाहरण। अल्प विराम जब वाक्य में एक जैसे दो से ज़्यादा शब्द हो, उसके बीच में दिया जाता है। कभी कभी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी उस अल्प विराम का चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो दूसरा विराम चिन्ह है, उसका नाम है पूर्ण विराम, जिसे हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहते हैं, या फिर उड़िया में पूर्णच्छेद। जब कोई भी वाक्य खत्म हो जाता है तो तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात पूर्ण विराम, जिसे एक लकीर की तरह से प्रयोग किया जाता है, प्रश्नसूचक, विस्मयादिसूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्य में अंत में दिया जाता है। याद रखें, सिर्फ
प्रश्नसूचक और विस्मयादिसूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह दिया जाता है। ये वाक्य का खत्म होने का संदेश देता है। उदाहरण, श्याम स्कूल से आ रहा है, रामू बाजार जाता है, मोहन का दोस्त सोहन है, गोपाल अपना होमवर्क पूरा करता है। ये सारे पूर्ण विराम चिन्ह हैं। फिर आता है उपविराम, जिसे हम कॉलन कहते हैं अंग्रेजी में, जो कि दो बिंदु होती है एक दूसरे के पास पास ऊपर नीचे होकर रहता है, उसे उपविराम कहा जाता है। जब किसी भी वाक्य को अलग दिखाना हो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, प्रदूषण एक अभिशाप। जैसे प्रदूषण क्या है उसको अलग दिखाने के लिए एक अभिशाप वहाँ पर लिखा है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये सारे उपविराम के उदाहरण हैं। फिर आता है अर्धविराम, जिसे हम अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से कुछ अधिक। पूर्ण विराम जिसे हम पूर्णच्छेद कहते हैं, अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। अल्प विराम जो कॉमा होता है। अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ देर तक कुछ कम तक रुकने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश को संबंध बताना हो तो हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। वाक्य और वाक्यांश को अलग करने के लिए यहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं। अब आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? दो शब्दों के बीच परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह सीता राम की मूर्ति है। सीता और राम ये दोनों शब्द को जोड़ने के लिए, उनके परस्पर संबंध को जोड़ने के लिए बीच में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग किए हैं, जिसे हम अंग्रेजी में हाइपन कहते हैं। सुख दुख जीवन में आते जाते हैं। यहाँ पर दो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सुख और दुख, आते और जाते, ये दोनों शब्द को जोड़ने के लिए हम हाइपन का या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आता है ये सब चिन्ह, इसे कोष्टक कहते हैं या फिर अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए या कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए किया जाता है। कोष्टक शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है, ये कोष्टक का चिन्ह तीन तरह के होते हैं। जैसे कि हम उड़िया में चंद्रबंधनी, कुटलबंधनी और वर्गबंधनी कहते हैं। जो चंद्रबंधनी को हम लघु कोष्टक कहते हैं, कुटलबंधनी को मझला कोष्टक कहते हैं और वर्गबंधनी को दीर्घ कोष्टक कहते हैं। उसका उदाहरण, जैसे अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्ष से। यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर जो चिल्लाते हुए हैं तो अध्यापक क्या कर रहे हैं उसकी सूचना दे रही है। किसी भी शब्द को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। फिर आता है पदलोप चिन्ह या फिर ओमिशन जिसे कहते हैं। जैसे कि जब हम लोग सरलार्थ उड़िया में सरलार्थ लिखते हैं तो जब किसी शब्द या किसी वाक्य के कुछ शब्दों को हम लोप कर देते हैं तब हम यही पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम ने मोहन को गाली दी ... इसका मतलब क्या है? तो उसके बाद के पद को लोप कर दिया गया है। उसे आपको मतलब पूरा वाक्य को ना लिखते हुए उसे आधा लिख के फिर उसके पदलोप चिन्ह दे देने से वो वाक्य का समझ आ जाता है। फिर आता है रेखांकित चिन्ह जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या पद या वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, किसी भी, इसे अब्रिविएशन साइन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो किसी भी शब्द को
प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डा के पास ये संक्षिप्त चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। पंडित के लिए प में अंक की मात्रा और ये चिन्ह देने से ये हो जाता है पंडित को संक्षिप्त में हम ऐसे लिखते हैं। फिर आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे इंटरजेक्शन भी कहते हैं। जब किसी भी भाव का प्रकट किया जाता है, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि को बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हाय वह मारा गया, आहा कितना सुहावना मौसम है। यहाँ पर मन के भाव को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह, अगर वाक्य प्रश्न को सूचाता हो या किसी प्रश्न को दर्शाता हो तो हम उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह या फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। रामू क्या खा रहा है? राम बाजार से क्या लेकर आया? सीता के पिता का नाम क्या था? वो बाजार क्यों गया है? ये सारे वाक्य प्रश्न को दर्शाते हैं, इसीलिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एक में एक एक करके रहता है उद्धरण, लघु उद्धरण होता है, और एक दीर्घ उद्धरण रहता है जिसमें इन्वर्टेड कॉमा एक एक करके रहता है, उसे लघु उद्धरण कहते हैं, जो कि किसी प्रसिद्ध नाम या पदवी के लिए वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सरलार्थ में जब हम जब किसी सरलार्थ लिख रहे हैं तब विषय का नाम जब लिखते हैं कि यह विषय से आया है, तो विषय का नाम को हम लघु उद्धरण के अंदर में लिखते हैं। लेकिन जब पूरा जो लिखित किसी अन्य के द्वारा कहे गई वाक्य को हम जैसे है उसी तरह उतारते हैं तो उसे दीर्घ उद्धरण के या फिर दो वाले जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उसके अंदर हम लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण है, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नहीं। तो यहाँ पर तुलसीदास ने पराधीन सपनेहु सुख नहीं कहा है, इसीलिए पराधीन सपनेहु सुख को उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। अब आता है विवरण चिन्ह या फिर विवरण चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जब वाक्यांश के विषय में कुछ सूचना देना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आम के निम्न फायदे हैं, तो विवरण चिन्ह देंगे, फिर आम के क्या क्या फायदे हैं उसको लिखेंगे। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, विवरण चिन्ह दे दिए, फिर भेदों के नाम लिखे। तो किसी भी वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश आदि देने हो तो हम वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मरण चिन्ह, अर्थात ये जो उल्टा भी जैसे दिख रहे हैं, तो ये विस्मरण चिन्ह त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहा जाता है। अगर हम लिखते समय कुछ शब्द या कुछ वाक्यांश लिखना भूल गए हैं तो वहाँ पर हम विस्मरण चिन्ह को देकर उसके ऊपर में वो जो भूले गए शब्द को फिर से लिखा जाता है। जैसे कि राम जाएगा, यहाँ पर हम दिल्ली लिखना भूल गए हैं तो राम और जाएगा के बीच में विस्मरण चिन्ह को देके ऊपर अगर दिल्ली लिख देंगे तो हम पता चल जाएगा कि हम राम दिल्ली जाने वाला था या फिर राम दिल्ली जाएगा, हम यह बताना चाह रहे हैं। श्याम में रहते थे, तो श्याम कहाँ रहते थे? हम भूल गए, क्या शब्द लिखना भूल गए? गोकुल शब्द लिखना भूल गए। तो हम श्याम के बाद विस्मरण चिन्ह देके ऊपर में अगर गोकुल लिख लेंगे तो उसमें हमारा वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है, तो इसे विस्मरण चिन्ह कहा जाता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या फिर रिपीट पॉइंटर सिंबल जिसे कहते हैं, जिसे हम डीटो भी कहते हैं, जो कि गणित में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। अगर जैसे लगता है सीता ने 5 अमरूद तोड़े, गीता ने भी 5 अमरूद तोड़े, तो जब ऊपर लिखित वाक्य के अंश नीचे लिखित वाक्य के अंश दोनों समान होते हैं तो हम यह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को वाक्य को दोबारा लिखने से बचने के लिए प्रयोग करते हैं।
फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है जो कि एस की तरह होता है। छंद में दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा के प्रयोग दर्शाने के लिए यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक सूचक चिन्ह, जिसे हम समान चिन्ह भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता को दर्शाने के लिए ये तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह या फिर डैश का प्रयोग विषय के विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे कि श्री राम ने कहा, फिर एक निर्देशक चिन्ह देने के बाद सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो श्री राम ने क्या कहा था उसे सूचाने के लिए हम उसके और उन श्री राम के कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, इसके बीच में हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसके बाद मैं गृह कार्य कुछ देती हूँ। ये गृह कार्य को आप अपना कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि नीचे कुछ में चिन्ह दिए हूँ, विराम चिन्ह दिए गए हैं। उन विराम चिन्ह का नाम आपको लिख के देना है। और कुछ वाक्य 2 नंबर में कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में आपको विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को सही से फिर से लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।